आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। प्राइम टाइम में हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो जीआर लाया है, जिसमें जो कर्मचारी है उनका जो पदोन्नति में आरक्षण है उस पर गाज गिर रही है। इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए अनिल नगरारे जी, जो इस आंदोलन से जुड़े हैं, इस समस्या से जुड़े हैं और काम कर रहे हैं सरकार के इस जीआर के विरोध में, लामबंद कर रहे हैं एम्प्लॉइज को और समाज के लोगों को। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे बड़ा सवाल है आरक्षण इस शब्द को लेकर, क्योंकि अनेक प्रकार की भ्रांतियां इस शब्द को लेकर जब से आरक्षण लागू हुआ तब से आज तक ये समाज में अलग अलग समाज के तबके या जिनको सवर्ण कहते हैं वे भी, और जो सवर्ण नहीं है और जो पिछड़ा वर्ग है वो भी, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोगों को लगता है कि उनका हक कोई तबका मार रहा है या फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पिछड़े जो है वो किसी और का जो हक है उसको लूट रहे हैं। क्या है ये आरक्षण बेसिक, और सही मायने में ये जो भ्रांति है, क्या ये भ्रांति है या क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया हुआ है। इस देश के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर आप चाहते हो जी, तो यहाँ की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होगा। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जिस तरीके से समाज में आपस में ही भेदभाव निर्माण किए गए थे, किसी को उनके न्याय अधिकारों से वंचित करने का काम जिन लोगों ने किया था वो डेलिबरेटली किया हुआ था। तो उसके विरोध में जब लोगों में जागृति आई और उसको विरोध करना शुरू हुआ तो ये पुराना इतिहास है। जबकि आपको इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है कि इक्वालिटी का प्रोविज़न उसमें होना चाहिए। मतलब अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो सबके लिए नियमों का सरीखा, कायदे सरीखे होने चाहिए। अब आरक्षण का सवाल जो है, तो क्यों ज़रूरत पड़ी आरक्षण की? क्योंकि कुछ एक विशिष्ट तबके को, बल्कि बहुजनों के तबके को, मेजॉरिटी पब्लिक को उनके न्याय अधिकारों से वंचित रखने का काम किया गया, उनको उन अधिकारों से अलग रखने का काम किया, उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको डाउन ट्रोडन बोल के दबाया गया, उनको उभरने का मौका नहीं दिया गया, उनको जो इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी की बात थी वो नहीं दी गई। इसलिए इस विषय को बहुत बड़ा महत्व आ जाता है। अब हम लोग आएंगे आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब आपको जो आपके रोज़निहाय चीज़ों में आपको एक समतावादी अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है, उस अपॉर्चुनिटी से आपको अलग रखा गया। तो मैं तो बंद करूँगा ही कि भाई आपका बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? अगर वो क्लास के अंदर बैठ रहा है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं बैठ सकता है? अगर उसको स्कूल में जाने दिया जाता है, मेरे बच्चों को क्यों नहीं जाने दिया जाता है? तो इस तरीके के उस वक्त के समाज रिवोल्यूशनरी जो थे, चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले लीजिए, चाहे शाहू छत्रपति महाराज लीजिए, और उसके बाद में आधुनिक युग में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को लीजिए, इनका कहना यह था कि अगर हम एक ही समाज के, एक ही तबके के लोग हैं तो हमको समता का मार्ग से हमको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब इन लोगों ने दी नहीं। जो मुखंड थे, जो समाज के मुखंड थे, उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं, हमने ये स्टिपुलेटेड आपके लिए कर दिया है, वर्ण व्यवस्था कर दी है, आपने गुलामी ही करनी है, आपने हमारी सेवा ही करनी है। उसके ऊपर वालों ने वैश्यों ने सिर्फ धंधा करना है और क्षत्रियों ने लड़ाई लड़ना है, और हम सिर्फ बैठेंगे, हम तुमको कंट्रोल करेंगे, हम जैसा बोलेंगे वैसा चलाओ। तो ये नहीं चलने वाला है। तो ये जब हुआ और ये बातें जब उस वक्त के भी पुरोगामी मराठा या क्षत्रिय लोगों के ध्यान में आई, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा कि छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1902 में इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग देमसेल्व्स। तो ये बात जब आई तो ये 1902 में आई। उन्होंने अपने संस्थान में, मराठा संस्थान, कोल्हापुर के संस्थान में 1902 में 50% आरक्षण लागू किया था। उसके पीछे का ये, किसी का ये बाकी के 50% का आरक्षण छीनना या उनके अधिकारों को हमने छीन लेना, ऐसा उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। बल्कि जो 50% तबका है उनको भी उनके बराबरी का हक मिले, दोनों समानता से ऊपर आए, और अल्टीमेटली इस देश का, इस नेशन का, जिस देश में हम रहते हैं
उस राष्ट्र का निर्माण हो, उसका विकास हो, ये उद्देश्य था। बिल्कुल, लोग मेरिट की बात करते हैं कि मेरिट के आधार पर हो, लेकिन रिजर्वेशन में भी तो मेरिट ही देखा जाता है। कोई भी जिसे कम मार्क हो या जो जिसका मेरिट नहीं हो वो उस पद पर जा नहीं सकता। पदोन्नति के आरक्षण में भी वैसा ही हो रहा है जिस प्रकार से राज्य सरकार ने जीआर निकाला है। तो ये जो पदोन्नति का आरक्षण है, जो हम प्रमोशन इन रिजर्वेशन कहते हैं, और बेसिक रिजर्वेशन, इसमें क्या कुछ फर्क है या कोई फर्क नहीं है? उसमें हर तबके पे, मतलब हर स्टेप पे, हर टप्पे पे उनको उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। उसके पीछे भी यही कारण है, क्योंकि जिन लोगों को पहले अपॉर्चुनिटी मिली, हाईली क्वालिफाइड हो गए, बड़ी पोजीशंस पे वो आ गए, और जब उनको लगा कि भाई घटना के माध्यम से नीचे तबके वाले लोग धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, तो उनके दिल में जो आकस था इनके बारे में, जो भावना थी दुय्यमता की, वो पकड़ी रही, और फिर उसमें फेवरेटिज्म, फिर उसमें प्रिजुडाइज माइंड से उनको सबडाइज करने का वो जो उनका तरीका था वो चलती रहा। तो इस माध्यम से क्या हो गया कि एखादा बहुजन समाज का, पिछड़े समाज का व्यक्ति मेरिटोरियस भी होगा, तब भी ऊपर वाले अधिकारी का आकस और उसके हाथ में जो ताकत है, उसके कलम में जो ताकत है, उसके बदौलत इन पे अन्याय हुआ। तब जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिसेंट पास्ट में ये किया गया, अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 16(4) के साथ में 16(4) और 16(4)A और 16(4)B जोड़ा गया, और इसके माध्यम से उसमें ये क्लियर कट डायरेक्टिव्स दिए गए कि रिजर्वेशन में भी प्रमोशन होना आवश्यक है, बिकॉज इनको उन लोगों की वजह से वो अपॉर्चुनिटी ऊपर के लेवल पे काम करने की मिलती नहीं है, और इनको डेलिबरेटली साइड ट्रैक कर दिया जाता है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। बिल्कुल। अभी हम आते हैं जो GR 7 तारीख का जो रिसेंट राज्य सरकार ने निकाला है, और उसमें ये कहा गया है कि ये प्रमोशन है, जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है, उसको उन्होंने खारिज किया, एक GR निकाला। लेकिन कोर्ट ने स्टेटस को दिया था, यथास्थिति की बात कही थी। तो यथास्थिति का मतलब होता है हाँ भी नहीं और ना भी नहीं। फिर सरकार जो है कानून विरोधी काम कर रही है, संविधान विरोधी काम कर रही है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि लगने की बात नहीं, मेरा तो आरोप है। मेरा पहला सवाल तो ये है सरकार को, या जो भी वो उस उपसमिति के चेयरमैन होंगे, उनको ज़रूरत क्या थी, इतनी क्या अर्जेंसी थी कि इस वक्त 7 मई 2021 को ये GR निकालने की आवश्यकता क्या थी? किसने मांगा था, किसने बोला था? जबकि मैटर जब ऑलरेडी सब्जुडाइज है, जब मैटर सुप्रीम कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अंडर कंसिडरेशन है, तो अभी किसी ना किसी की बात थी ना ये थी, तो आपको ऐसी अर्जेंसी क्या आई है? मुझे सवाल ही उठता है इनकी मानसिकता पे, जिन लोगों ने भी लिया। अब एक बात यह है कि आपको इस परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा कि महाराष्ट्र शासन को इस बार क्या ज़रूरत है। एक उपसमिति बनाई गई महाराष्ट्र में मराठाओं के आरक्षण के लिए, एक उपसमिति बनाई गई OBC के समस्याओं और आरक्षण का विचार करने के लिए। तो जो OBC की उपसमिति बनी, उसके उपसमिति का चेयरमैन OBC का आदमी बैठाया गया। महाराष्ट्र शासन ने मराठाओं के आरक्षण की बात की, उसके लिए उपसमिति बनी, तो उसका चेयरमैन मराठा बिठाया गया। फिर SC ST और स्पेशल OBC के लिए जो कमेटी बनी, उसका भी चेयरमैन मराठा ही क्यों बैठाया गया? क्यों उसमें मागासवर्गीय आदमी क्यों नहीं बैठाया गया? एक आधा विजय बिठा देते, एक आधा स्पेशल क्लास का बिठा देते, एक आधा अनुसूचित जाति का बिठा देते। मतलब आपके भी मंसूबे बहुत साफ नहीं है। आप जो चोला पहने हुए हो धर्मनिरपेक्षता का, वो आपका झूठा चोला है। और जो भी जिस व्यक्ति ने भी ये किया हुआ है, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में अगर वो उप समिति होगी, तो उन्होंने डेलीबरेटली इस महाराष्ट्र के मागास वर्गीयों पे अन्यायकारक निर्णय लिया हुआ है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसमें 2 नाम आ रहे हैं, एक तो अजित पवार इनका नाम आ रहा है, दूसरे अधिकारियों के तो नाम है, लेकिन अजित पवार का नाम आ रहा है और शरद पवार उसके पीछे है, ऐसे कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि ये जो महाआघाड़ी सरकार है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ शिवसेना है, एक तरफ राष्ट्रवादी है, कभी भी राष्ट्रवादी और शिवसेना आरक्षण के पक्ष में नहीं रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि राज्य सरकार के हमें न्याय की कोई अपेक्षा है? नहीं, न्याय तो हम मिला के रहेंगे जी। हमने अपने सारे के सारे अधिकार लड़के और संघर्ष करके ही लिए हुए हैं, चाहे अजित पवार रहे, चाहे शरद पवार रहे, और कोई रहे। जहाँ जहाँ अन्याय की बात होगी तो उसके विरोध में आवाज़ तो जरूर खुलेगा, उठेगा। और
रही बात अजित दादा पवार की या शरद पवार जी की, तो शरद पवार जी के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अजित दादा का तो ये जरूर था कि ऐसे कौन से ब्यूरोक्रेट्स थे या सेक्रेटेरिएट में रहने वाले जो अपर हैंडेड ब्यूरोक्रेसी है, उसमें से कौन से लोगों ने इनको अजित दादा को एडवाइस किया है कि अभी जाके ये स्टेप ले लो। कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जब मैटर इज ऑलरेडी सब्जुडाइज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग एनी GR एंड ऑल। कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये डिलिबरेटली किया, मेरा खुद का मानना है, मतलब ये मैं अपने आप से व्यक्तिगत मेरा मत रखता हूँ कि अभी रिसेंट में जो मराठा आरक्षण के बारे में वातावरण इस महाराष्ट्र में तैयार किया गया, जिस तरीके से पिछली गवर्नमेंट ने, बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी पिछली 5 साल, उस वक्त मराठाओं के आरक्षण के लिए कोर्ट में केस चल रही थी, और जिस तरीके से प्लीडिंग दमखम के साथ में इस महाराष्ट्र के सरकार ने रखना था, वो उन्होंने नहीं किया। डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर उन्होंने इस इशू को कमज़ोर किया। जिन चीज़ों की ज़रूरत थी कोर्ट में रखने की, वो चीज़ें इन्होंने नहीं रखी। जिन चीज़ों को लेकर कोर्ट को कन्विंस करने की बात थी कि ये ऐसे ऐसे है, लेकिन इन लोगों ने वो नहीं रखते हुए उसको डाइवर्ट किया। उसी बात को लेके अब जब उसमें जो असंतोष निर्माण हुआ है महाराष्ट्र के मेजॉरिटी मराठाओं में, और उनकी मांग लीगल है, इस महाराष्ट्र का या देश का OBC, SBC और शेड्यूल ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब, ये कोई भी मराठाओं के आरक्षण के विरोध में नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल नहीं है, आम्बेडकराइट लोग तो बिल्कुल नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि अगर उनके उस तबके को विकास करना है तो उनको वो मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार है। लेकिन जब ये लोग नहीं दे पाते, तो इन्होंने उस इशू को डाइवर्ट करने के लिए ये 33% जो मागास वर्गीय है उनके ऊपर ये इस माध्यम से ये किया, ताकि इशू को डाइवर्ट किया जाए, लोगों की भावनाओं को डिस्टर्ब कर दिया जाए, और एक फिर से अपने स्वार्थ के लिए एक सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण जो समाज में निर्माण हो रहा था उसको ब्रेक कर दिया जाए। एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि मराठा समाज में जो पुरोगामी विचार के लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ऐसे कई लोग हैं, और एक बड़े पैमाने पे मराठा, मागास वर्गीय और OBC समाज के लोगों का एक गट्ठा होना, एक साथ में आना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, इस प्रोसेस को पिछले 15-20 साल से शुरुआत हुई है। मैं कुछ नाम भी लेना चाहूँगा। डॉक्टर आह साळुंखे एक बड़े ही विद्वान हैं, जिन्होंने बुद्ध धम्म का भी अभ्यास किया हुआ है, जिन्होंने यहाँ की जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पे भी अभ्यास किया और वर्ण व्यवस्था पे प्रखर टीका भी की है। वो हो गए। हमारे पूर्णचंद्र राव खेड़ीकर हो गए, पुरुषोत्तम खेड़ीकर साहब हो गए, और मिटकरी जी हो गए। ऐसे कई लोग हैं, या मैं वो एक नाम भूल रहा हूँ, मिस्टर पवार, जिनके 2 किताबें आरक्षण पर आई हुई है, जयसिंह राव पवार। इन लोगों ने एक अच्छा वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करने का काम किया हुआ था। तो जो जातिवादी ताकतें हैं इस महाराष्ट्र की, उनके पेट में ये खलल होने लगी है कि बड़े मुश्किल से हमने पोलराइजेशन ऑफ वोट धर्म के नाम से किया हुआ है। अगर ये लोग मेजॉरिटी में एक साथ आते हैं तो हम कभी भी भविष्य में हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। हमारा जो हिडन एजेंडा है उसको हम क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। इस डर के माध्यम से इस तरीके की कुछ गलत चीज़ें हेतु पुरस्सर मार्केट में डालने की या विचार में डालने की, और उस पे एक सामाजिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने का ये उनका काम है। अभी जैसे इस आंदोलन के बारे में या GR के विरोध में जो बात कर रहे हैं, उनके बारे में हम देख रहे हैं, कुछ कांग्रेस के भी प्रतिनिधि हमने जो चुन के दिए, चाहे नागपुर से हो या हो विधानसभा में, वो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं सरकार से, और वो समाज को भी लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर आवाज़ उठाई जाए। क्या ऐसा है कि उधर कांग्रेस ये चाहती है कि आरक्षण रिजर्वेशन में ख़त्म हो जाए या प्रमोशन में ख़त्म हो जाए, और फिर डैमेज कंट्रोल के लिए हमारे ही तबके के कुछ मंत्रियों को, कुछ जनप्रतिनिधियों को हमारे पीछे लगा दिया है कि आप डैमेज कंट्रोल करो? ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे मानेंगे? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है।
ये तो हम लोग जो तार्किक बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। क्या है कि ये सोच समझने के लिए अगर ये आपका ऐसा प्लान है तो अजीत दादा एज ए बीइंग अ चेयरमैन ऑफ दैट सब कमेटी क्यों वो डिसीजन लेंगे, वो आपको क्यों कोऑपरेट करेंगे या क्यों आपके साथ में जाएंगे? ये बिल्कुल नहीं है। ये जो हमारा लॉजिक है ये नहीं बैठता है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश भर में पिछड़ों की बात करती है, जिसका आज से नहीं, ये आरक्षण की बात निकली इसलिए नहीं, चाहे आप पंडित नेहरू के ज़माने से बात कर लीजिए या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिस इस देश की पहली पार्लियामेंट में थे उस वक्त की बात कर लीजिए, तब से ही, या महात्मा गांधी की कांग्रेस कहिए, तब से ही कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता का आवाज़ उठाया है और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पे वो चल रही है। आज मामला ये है कि मुझे इस समाज की शोकांतिका लगती है कि 288 सीटें यहाँ पे विधानसभा की है राज्य में, उसमें से करीब 29 से 30 सीटें तो शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, करीब 14 के करीब एसटी आदिवासी चुन के जाते हैं, VJNT, ऐसा मिला के 60 से 70 लोग यहाँ पे 33% मागास वर्गीयों का या 100 के करीब लोग मागास वर्गीयों का प्रतिनिधित्व वहाँ पे करते हैं। और इन सब के रिजर्वेशन इन प्रमोशन और उनके सबके भविष्य पे क्वेश्चन मार्क लगवा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। वो इसलिए नहीं उठा रहा, उनका स्वार्थ आड़ आ रहा है। ऐसे हालात में अगर कांग्रेस के डॉक्टर नितिन राउत साहब अगर सामने आते हैं और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि मेरा जो होगा वो होगा, मैं देखूंगा, लेकिन मैंने तो पूरे दमखम के साथ में, मेरे समाज के साथ में, इन पिछड़ों के साथ में 33% मागास वर्गीयों के साथ में मैंने खड़ा होना है, और मैं कैबिनेट में यानी सत्ता में सरकार में रहते हुए भी अगर किसी पे अन्याय होता है तो मैं, मेरी आम्बेडकरी बाना जो है वो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने आवाज़ तो करना ही करना है। मुझे अपेक्षा ये थी कि इस तरीके का डेयर डेविल स्टैंड उन्होंने लेने के बाद में जो मागास वर्गीयों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले दोनों हाउस में, अपर हाउस में भी है, MLCs भी जो है, उन्होंने आगे आके क्यों आवाज़ नहीं की? कहीं पश्चिम महाराष्ट्र से आवाज़ नहीं उठ रही है, कहीं मराठवाड़ा से आवाज़ नहीं उठ रही है। जो लोक प्रतिनिधि है, जो अपने पूर्व विदर्भा में भी देख लीजिए कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के गए हैं, वो जिन तबकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन तबकों के न्याय के लिए जब लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ राजकीय स्वार्थ की बात आती है। और हम उन लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, हम उनको भी जागरूक करने का काम करेंगे, उनको भी हम बाध्य करेंगे कि आपको कभी न कभी ये स्टैंड लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों के सामने खुले दिल से, खुले मन से नहीं जा पाएंगे। अब संगठन की क्या भूमिका रहेगी? ये जीआर का विरोध करना है, प्रमोशन में रिजर्वेशन, सिर्फ प्रमोशन का ही नहीं तो टोटल इंटायर जो रिजर्वेशन है उसको भी बचाने की कवायद आने वाली समय में हमें करना होगा, उसके लिए भी लामबंद होना होगा। तो संगठन के तौर पर क्या तैयारी अब चल रही है? संगठन तो बहुत कॉम्प्रहेंसिव संगठन इस मामले में बना हुआ है। समाज के सभी धुरीन, कुछ समाज सेवक, कुछ राजकीय लोग, राजनीतिक लोग, उसके बाद में कुछ पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, साहित्यिक और सभी समाज के ऐसे लोग एकत्र हो चुके हैं। समाज के अच्छे इस्टेब्लिश लोग, जैसे इंजीनियर्स एसोसिएशन के लोग हैं, जैसे बाबा साहब आम्बेडकर मेडिकोज एसोसिएशन के लोग हैं, जैसे VJNT की प्रतिनिधित्व करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस है, कर्मचारी संगठन है, विद्यार्थी है, ये सारे के सारे लोग लामबंद हो चुके हैं। और अब हर फ्रंट पे हमारी लड़ाई शुरू होगी। फिर वो न्यायिक लड़ाई अगर होगी, वो जुडिशरी लड़ाई होगी, तो उसकी भी एक विंग हमारी बन चुकी है जो एक्सपर्टाइज है। जैसे आपको मालूम होगा कि JS पाटिल साहब है, नरेंद्र जारोंडे जी है, जो कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और बड़ी अच्छी तरीके से, बड़े अभ्यासपूर्ण तरीके से इन बातों को कोर्ट्स में रखने का काम करते हैं। जैसे अब इंजीनियर्स एसोसिएशन का नाम लिया जाए तो अपने कुलदीप रामटे के साहब है, समाज में सामाजिक कार्य में अपने प्राध्यापक प्रदीप आगलावे जी है। ऐसे सारे के सारे लोग एक साथ आकर ये इस लड़ाई को हमने छेड़ दिया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि पूरे महाराष्ट्र में ये मैसेज फैल चुका है। अब आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते में औरंगाबाद में भी एक मीटिंग ली गई, उसमें बहुत द्वेष है लोगों का, बहुत रोष है सरकार के विरोध में, या सरकार के इस निर्णय के विरोध में। हम लोग
अभी उत्तर महाराष्ट्र में भी वो काम चालू है, अभी परभणी और औरंगाबाद में ये मीटिंग है। तो एक सर्वसमावेशक आंदोलन सड़क पे हम लोग खड़ा कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो जुडिशरी है या न्यायिक लड़ाई है वो भी हमारी चलने वाली आपने है। कहा कि सर्वसमावेशक लड़ाई लड़ी जा रही, लेकिन इन कुछ सालों में, पिछले 10 सालों में, 7 सालों में, 8 सालों में ये देखा जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट जो है, जो अम्बेडकराइट समाज है, वो संविधान के प्रति सजग है, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है, अपने ही लिए नहीं, बाकी ओबीसी भाइयों के लिए भी, विजेएनटीए के लिए भी, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी। लेकिन बाकी जो तबका है, जो शेड्यूल कास्ट है लेकिन अम्बेडकराइट नहीं है, या फिर शेड्यूल ट्राइब्स है या विजेएनटीए है, इसको एक हिंदुत्व की लाइन पर लेके जा रहे हैं, और वो हिंदुत्व की लाइन पकड़ के ये तबका क्या मेन जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, उससे दूर होता जा रहा है। तो अगर दूर हो रहा है तो आप उनको फिर से जोड़ने की कैसा प्रयास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया है सर, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आरक्षण की बात आई है तो फोर फ्रंट पे आगे रह के अम्बेडकराइट शेड्यूल कास्ट ने ही इस लड़ाई को लड़ना शुरू किया है। फिर ओबीसी के मंडल आयोग की भी लड़ाई हो, वो भी फोर फ्रंट पे अम्बेडकराइट पुरोगामी और प्रगतिशील जो दलित है या शेड्यूल कास्ट है उन्होंने लड़ी है। उसका एक मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा हुआ कि आरक्षण बोले तो सिर्फ इन लोगों को ही लागू है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की सोच या इस तरीके का क्या बोल सकते हैं उसको कि इलिटरेसी उन लोगों में है, भ्रम है, और वो उस भ्रम से बाहर ही नहीं आना चाहते। हम लोगों की तो शुरुआत से हम अभी भी बात करते हैं, जब भी कोई लड़ाई लड़ते हैं तो हम सिर्फ एससी की लड़ाई है ऐसा नहीं, हम तो ऑटोमेटिकली वो एक फ्रेज बन गया, एससी एसटी ऐसे आ जाता है। आप एमपी में जाएंगे तो एसटी एससी ऐसा बोला जाता है, तो हम तो उनको कंसिडर करके ही चलते हैं, लेकिन आज भी उनमें वो जागृति नहीं है। आप गांव खेड़ों में जाइए, आदिवासियों में बात करिए तो वो बोलते हैं कि हाँ आरक्षण है, रिजर्वेशन की बात है, वो उनकी है, और वो देखेंगे। लेकिन इस बात को जागरूक करने का पिछले कई सालों में काम हुआ है, और उसके रिजल्ट्स अभी आना चालू हो गए। जो आदिवासी और विजेएनटी और बाकी के पिछड़े समाज के लोग हैं, उनमें अभी ये जागृति आना चालू, और इस आंदोलन की ये एक भूमिका है कि सर्वसमावेशक एक संगठन रहे, जो इस तरीके के कॉमन अपने इश्यूज अगर होंगे तो उसको कॉमन प्लेटफॉर्म पे हमने लड़ना चाहिए। तो अभी एक 26 तारीख को यहाँ की जो कृति समिति बनाई गई है नागपुर की, वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया है, और अरुण गाड़े जी जो है उन्होंने भी एक मोर्चे का आयोजन यहाँ पे किया हुआ है। उसी प्रकार का मोर्चा 26 तारीख को ही, अब 26 तारीख ही क्यों, 26 जून को छत्रपति शाहू जी महाराज जी की जयंती है, और उन्होंने जो 1902 में आरक्षण की भूमिका रखी थी उनके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करना, इसलिए हमने 26 जून को वो किया हुआ है। और औरंगाबाद में भी वो मोर्चा निकलने वाला है 26 को। उसी वक्त मुंबई में भी मिस्टर थोरात है, वो एक मोर्चा निकालने वाले हैं, वर्धा में मोर्चा निकलेगा। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा महाराष्ट्र में एक बड़े पैमाने पे इस आंदोलन की शुरुआत हम लोग 26 जून को करने जा रहे हैं। एक बड़ा प्रश्न उठता है सभी एम्प्लॉइज़ पर, समाज में एक इस तरह का विचार चलता है कि जब एम्प्लॉइज़ पे कुछ आता है तभी उन्हें संविधान, उन्हें बाबा साहब या समाज याद आता है, बाकी वक्त पर उनको गाड़ी, उनके घर, उनकी बीवी, उनके बच्चे और उनका करियर इतना ही याद रहता है। तो हम इनके आंदोलन में क्यों जाए? क्योंकि जब जनसामान्य पे कुछ एट्रोसिटी होती है या कुछ होती है तो इनके प्रतिनिधि या ये लोग नहीं दिखा पाते हैं। ये भी इस आंदोलन में एक बड़ा संकट है, इसको कैसा दूर करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम वैलिड पॉइंट है आपका। क्या होता है कि जो व्यक्ति स्वार्थी है, जिसको ये लगता है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हो गया, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, इसके ऊपर दुनिया हो ही नहीं सकती, तो वो समाज का बेईमान है, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये मानसिकता भी पनपने लगी हुई है। उन लोगों ने आ जाना चाहिए, मेन फ्रेम में आ जाना चाहिए, उन्होंने मुख्य प्रवाह में आ जाना चाहिए। लेकिन एक ऑन द अदर हैंड अच्छी बड़ी पोजीशन पे रहते हुए भी अपना पैसा, अपना टाइम, अपना वक्त और अपना फिजिकल एफर्ट्स, ये सारा समाज के प्रति डिवोट भी किया हुआ है। ऐसा भी एक तबका है जिनकी वजह से ये आंदोलन खड़ा है, या जिनकी वजह से इस आंदोलन को एक दिशा मिली है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है,
जो स्वकेंद्रित है, उन लोगों को भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड सोसाइटी होना चाहिए, इसको बड़े दिल से उन्होंने मानना चाहिए। बिल्कुल, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि मेरे पास बंगला आया, मेरे पास गाड़ी आई और हमारे बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो हमारा सब कुछ हो गया, अभी समाज से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे लोगों को भी समाज से जुड़ना होगा, इस संघर्ष में आना होगा, क्योंकि ये संघर्ष केवल कुछ नौकरियों का नहीं, केवल कुछ पदों का नहीं, तो ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का संघर्ष है। केवल ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का संघर्ष नहीं, ये मेरिट में हम लोग जो आ रहे हैं उसका भी संघर्ष है और देश का भी संघर्ष है, क्योंकि हम लोग आगे आएंगे तो देश की प्रगति होगी, तो देश आगे जाएगा, क्योंकि वो मेरिट इन सब लोगों में है। अनिल जी, आप स्टूडियो में आए और इस विषय पे हमें मार्गदर्शन किया, लोगों को, हमारे दर्शकों को बताया कि ये संघर्ष कैसे चलेगा। हम चाहते हैं कि इस संघर्ष को आप विजयी हो और जो हक मारे जा रहे हैं वो हक वापस आए और ये लड़ाई लामबंद होकर आगे तक चलती रहे। आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय भीम। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।